हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जीव जगत या फिर सजीव जगत। इसका अदर नेम हो गया। जीव ही सजीव होता है, जगत यानी किंगडम। जीवों का किंगडम होता है जीव जगत में। तो इस लेक्चर में पहले देखते हैं सजीव क्या होते हैं। सजीव के 5 लक्षण हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो कि लास्ट पे पहले जो एनसीईआरटी थी उसमें था। इसमें ये सब चीज़ें हट गई है, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। 1 नंबर आता है वृद्धि। सजीवों में वृद्धि होती है, धनात्मक और आंतरिक वृद्धि होती है, यानी हाइट बढ़ गई, उसका आकार बढ़ गया। कोशिका में वृद्धि होती है, हम बोल सकते हैं एक टाइप से आंतरिक वृद्धि होती है। बाहरी वृद्धि किसे बोलते हैं कि मतलब जैसे कोई टीला है, उसके ऊपर मिट्टी आके और जम गई और वो और बड़ा हो गया तो उसे बाहरी वृद्धि करते हैं। लेकिन इसमें आंतरिक वृद्धि होती है सजीवों में। मनुष्य में जैसे कि हमारे अंदर वृद्धि होती है, इनसाइड में कोशिकाएं डिवीज़न कर करके उसका विकास करती है और उसकी हाइट वगैरह में इंक्रीजमेंट होता है। निर्जीव में क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों टाइप की वृद्धि पाई जाती है। धनात्मक जैसे टीले वाला अभी एग्जाम्पल बताया था, अगर मिट्टी उस पर चढ़ गई तो वो धनात्मक वृद्धि हो गई, अगर मिट्टी आंधी से उड़ के चल गई तो ऋणात्मक वृद्धि यानी बाहरी वृद्धि उसमें होती है। जनन 2 नंबर पे, इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जो लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन में 2 जीवों की या फिर नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे अंदर लैंगिक जनन होता है, शुक्राणु और अंडाणु से निषेचन होता है और जाइगोट बन के भ्रूण का निर्माण होता है। अलैंगिक में क्या होता है, इसमें सिर्फ एक ही जीव आवश्यक होता है, वही जनन करता है। जैसे हाइड्रा में होता है मुकुलन विधि से या फिर खंडन विधि से। अब है कुछ जीवों में जनन नहीं पाया जाता, जैसे खच्चर हो गया, बंदे, नर बंदे और मादा बंदे होते हैं, और श्रमिक मधुमक्खी होती है, उसके अंदर जनन नहीं पाया जाता। तो हम कह सकते हैं कि जनन और वृद्धि के आधार पर हम केवल सिर्फ जनन और वृद्धि के आधार पर हम नहीं बता सकते कि ये सजीव है या निर्जीव है, क्योंकि वृद्धि तो निर्जीव में भी होती है और सजीवों में कुछ ऐसे हैं जिनमें जनन पाया ही नहीं जाता। तो ये इसके अभिलक्षणिक लक्षण नहीं है सजीव के। ये जो तीनों इसके अभिलक्षणिक लक्षण हैं, ये सिर्फ सजीव में ही पाए जाएंगे। कोशिकीय आधार। कोशिकीय आधार यानी सेल, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर मल्टी सेलुलर एनिमल बनता है, यानी कोशिका, उत्तक, अंग, अंगतंत्र और बहुकोशिकीय जीव। ये सिर्फ सजीवों में पाया जाता है। 4 नंबर पे आती है उपापचयी अभिक्रियाएं, यानी कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। जैसे प्रोटीन का निर्माण होता है अमीनो अम्लों से, तो उसे बोलता है एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म यानी भोजन का पाचन होता है, आमाशय में एंजाइम के थ्रू भोजन को तोड़ दिया जाता है और टुकड़ों में, तो इसे कैटाबोलिज्म। कैट यानी कट करना, 2 चीज़ें, एक चीज़ 2 पार्ट में कट होकर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाए। एना यानी ऐड होना, 2 चीज़ें ऐड होके एक नई चीज़ बनाएगी, तो ये सजीवों में पाई जाती है। 5वां लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोला जाता है चेतना, कॉन्शियसनेस। ये सिर्फ सजीवों में पाई जाती है, जानवरों में भी ये नहीं होती है। जानवरों को चेतना का कुछ पता नहीं रहता कि ये चीज़ सही है, ये गलत है। उनको बस खाना पीना इतना पता होता है, भूख लगे तो वो खाते हैं, चढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि पर्यावरण के प्रति अभिक्रिया, इसे बोलते हैं चेतना। और आत्मचेतना क्या है, मनुष्य का गुण है। नीट में पूछा गया सवाल है। कोमा पेशेंट होता है कि जिसमें ये सिर्फ जो कोमा पेशेंट होता है उसमें सजीव होता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है बॉडी का, लेकिन फिर भी वो सजीव होता है क्योंकि उसमें उपापचयी अभिक्रिया है, मेटाबॉलिज्म तो होता है, इसलिए वो सजीव है। अब हम पढ़ेंगे इसमें जीव जगत। एक चीज़ और है कि 20वीं शताब्दी का डार्विन बोला जाता है एर्नेस्ट मेयर को। 1904 से 2004 तक इनकी 100 वर्ष ये जिए थे। ये एर्नेस्ट मेयर, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बहुत प्यारा सा। नेक्स्ट इसमें ये थ्योरी और ये पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा। नेक्स्ट इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैव विविधता क्या होती है। जीवों में अलग अलग विविधता पाई जाती है, यानी छोटे बड़े पेड़ पौधे और जीव जंतु, कीट, बिच्छू, सांप, ऐसे बहुत अलग अलग टाइप के, अलग अलग किस्मों के, स्पीसीज़ के जीव जंतु पाए जाते हैं। इस विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। और
पृथ्वी पर हम देखें ज्ञात और वर्णित स्पीसीज की संख्या टोटल देखें तो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, जिसमें से केवल पादप देखें तो 0.5 मिलियन पादप है और 1.2 से 1.3 मिलियन सिर्फ जंतु है। तो ये आपको रेशियो याद रखना है। इसके बाद है कि स्थानीय नाम होता है हर एक जीव का। हम जैसे गाय बोलते हैं इंग्लिश में काऊ, ऐसे हर जगह पे किसी एक चीज़ का दूसरी जगह पे उसका नाम चेंज हो सकता है। तो इस स्थानीय नाम को बोलते हैं वर्नेकुलर। लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, वर्नेकुलर बोलते हैं स्थानीय नाम। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। नाम पद्धति होती है एक जिस नाम से उस किसी जीव का नाम है नामकरण पद्धति में, तो पूरे सारे संसार में उसका नाम वही होएगा, चेंज नहीं होएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि प्रथम वैज्ञानिक नाम कौन सा था। तो प्रथम वैज्ञानिक नाम था हमारा मैंगो का नाम था, और इसका नाम आपको पता है मेंजिफेरा इंडिका होता है। आगे है यहाँ पे लिखा था मिनट, ये रहा मेंजिफेरा इंडिका, ये इसका जैविक नाम है और ये पहला नाम है जो कि नामकरण पद्धति के द्वारा दिया गया था। अब ये कुछ फुल फॉर्म है ICBN और ICZN, तो इनकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ये पौधों के लिए है यानी बॉटनिकल नोमेनकल्चर, और ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर यानी जीव जंतुओं के लिए है, प्राणियों के लिए। अब पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लिनियस ने दी थी। और इसे द्विपदनाम पद्धति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो चीज़ों से नाम लिखा होता है। पहला नाम इसमें वंश का होता है, दूसरा उसमें जाति का होता है। जैसे मेंजिफेरा इंडिका यहाँ भी लिखा हुआ है आम का, तो मेंजिफेरा इसमें वंश है और इंडिका इसमें इसकी जाति है या फिर स्पीसीज है। अब हम देखते हैं कि द्विनाम पद्धति के कुछ सार्वजनिक नियम हैं। जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं। लैटिन भाषा में ये नाम लिखे जाते हैं तिरछे अक्षरों में। ये यहाँ पे थोड़ा तिरछा है बाकियों की वजह से, बाकियों की तुलना में। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इनका लैटिनीकरण तथा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। चाहे ये नाम कैसे भी बना हो, लेकिन ये लैटिन भाषा का लैटिनीकरण उद्भव माना जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंश का होता है जबकि दूसरा शब्द जाति का होता है। ओके, आगे होता है कि जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित हुआ है। अगर हाथ से हम इसे लिखेंगे तो दोनों के नीचे अंडरलाइन कर देंगे रेखांकित, और टाइपिंग से अगर कर रहे हैं तो इसे इटालियन में लिखेंगे या फिर थोड़ा तिरछा लिखा जाता है। ये रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। रेखा कर रहे हैं इसका मतलब है कि ये लैटिन भाषा है। पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। पहला जो शब्द 1 मिनट में लिख के बता देती हूँ, मेंजिफेरा इंडिका। अब मैंने हाथ से लिखा तो अंडरलाइन कर दूंगी। जो पहला वंश है दूसरा जाति है, ये बड़ा लिखेंगे, जाति का पहला अक्षर छोटा लिखेंगे। यही इसका नियम है। पांचवा नियम क्या है? जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं। अगर हमें पता है कि इसकी खोज किसने की थी, तो कैरोलस लिनियस ने लिखा था, इसलिए इसको लिन यहाँ पे ये लेखक का नाम लिखा गया साइंटिस्ट का। इसे संक्षेप में शॉर्ट में लिखा जाता है। उदाहरण मेंजिफेरा इंडिका, कोष्टक में लिख दिया लिन। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था, कैरोलस लिनियस ने। वर्गीकरण क्या है कि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके, यानी इसको डिवाइड कर देंगे, उसे वर्गीकरण बोलते हैं। तो वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उसके कुछ आधार, उसके कुछ गुणों, कुछ लक्षणों, उनके आधार पर उसको अलग अलग ऐसे वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, इसे ही वर्गीकरण कहते हैं। आगे है कि वर्गों की जो वैज्ञानिक शब्दावली है उसे टैक्सा बोला जाता है।
ये भी इम्पोर्टेंट है। टेक्सा क्या है कि वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टेक्सा। ये बाकी चीज़ें मैंने इसलिए छोड़ दी है क्योंकि इसमें कुछ मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। आपको पढ़ना है तो आप पूरा पढ़ सकते हो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप होएगा ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर से, वो भी रेयर है, लेकिन हम चैप्टर को छोड़ नहीं सकते इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पहले ही कर दिए हैं। अब है वर्गीकरण के पद। विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति। इसे वर्गीकी कहते हैं या फिर ये वर्गीकी के आधार है। इनका क्रम याद रखना जरूरी है। विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण, नाम पद्धति। इसे बोलेंगे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनकल्चर। ओके, अब कुछ फुल फॉर्म, उसमें 2 फुल फॉर्म और है जो भी आपको याद रखनी है। तो ये वाली है, 3 बची है। जीवाणु और बैक्टीरिया की स्टडी के लिए ये इंटरनेशनल कोड ऑफ फॉर नोमेनकल्चर ऑफ बैक्टीरिया, और वायरस नोमेनकल्चर ICVN, ये ICNB, ये इसका उल्टा लिखा है, लेकिन यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म चेंज हो जाता है ऐसे। ICNCP के मतलब है इसमें जो कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं, जो प्रयोगशाला पौधे होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। ये संस्थाएं हैं अलग अलग, इनका फुल फॉर्म हमें याद होना चाहिए। कैरेक्टराइजेशन या विशेषीकरण क्या होता है? इसमें लक्षण का वर्णन होता है। बाहरी लक्षण, आंतरिक लक्षण, भ्रूणीय लक्षण, पारिस्थितिक लक्षण इसमें शामिल होते हैं। पहचान या अभिज्ञान क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन, इसमें लक्षण के आधार पर पहचाना जाता है जीवों को। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, इसमें वर्गीकृत कर देंगे। और नाम पद्धति यानी इसमें नोमेनकल्चर या फिर नामकरण कर देंगे, वैज्ञानिक नामकरण। और इसे वर्गीकरण के पद, स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण विज्ञान के ये आधार है, उसके पद है। वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था पहले के ज़माने में हम देखें तो। अब इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा पहले मानव। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टेमेटिक्स कहते हैं। सिस्टेमेटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है। इसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि लीनियस कैरोलस लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल क्या रखा? तो सिस्टेमा नेचर। ये जो आगे वाला है नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। इतना ही बचा है बस। ओके, थैंक यू। ओके, बाय।